में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की तकरीर को दूरदर्शन पर बराह रास्त दिखाए जाने पर तनाजा हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने दूरदर्शन पर भागवत की तकरीर दिखाए जाने पर सख्त एतराज जताया है और इसे सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल बताया है। क्या सरकारी चैनल पर किसी खास तंजीम के सरबराह की तकरीर 1 घंटे तक बराह रास्त दिखाया जाना ठीक है? क्या इससे मुल्क में गलत ट्रेंड नहीं बनेगा? जमहूरियत के चौथे सुतून के लिए ये कितना नुकसानदेह है? इसके अलावा हम बात करेंगे हज की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा गुजर गया। तमाम दुनिया से आए 30 लाख से ज्यादा शुरकाए हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ हज की अदायगी में मसरूफ हैं। हज के इस मरहले में क्या क्या अहम अरकान हैं और क्या आगे होना है, इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तदयकार असद रज़ा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे और मोहन भागवत की तकरीर जो दूरदर्शन पर दिखाई गई है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू में शामिल होंगे कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय साहब भी। और दरमियान में जब हम हज के अरकान और हज के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा होंगे सीनियर सहाफ़ी और जो खुद हज कर चुके हमारे मुआविन शकील अहमद साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दशहरे के मौके पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करना चाहिए और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। उनके खिताब को दूरदर्शन पर बराह रास्त दिखाए जाने पर तनाजा हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने दूरदर्शन पर मोहन भागवत की तकरीर पर सख्त एतराज जताया है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है। आपको बता दें कि मोहन भागवत की इस तकरीर के सरकारी चैनल दूरदर्शन पर तकरीबन उसे 1 घंटा नशर किया गया। अभी उस परिवर्तन को 6 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अपने अंतर्राष्ट्रीय संचार में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के संचालन में देश की सुरक्षा, देश की अर्थनीति आदि आदि अनेक जीवन के अंगों में वहां जिनको समाज ने पहुंचाया, उनके करने से जो संकेत मिलते हैं वो आशादायक है, वो विश्वास जगाने वाले हैं, वो आनंददायक है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की तकरीर के दूरदर्शन पर नशर किए जाने की कांग्रेस ने मजम्मत की है। पार्टी तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे कौमी मीडिया के गलत इस्तेमाल से ताबीर किया है। जो माननीय राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न किसी संवैधानिक या स्टैट्यूटरी पोस्ट के पदासीन हैं, उनका वार्षिक वक्तव्य आदेश द्वारा औपचारिक ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो है भारत का, उसको लाइव टेलीकास्ट करने को कहा गया और किया गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब हर वर्ष, और वर्ष भी क्यों, कई बार वर्ष में आरएसएस जैसी संस्थाएं और कल शायद वीएचपी और बजरंग दल भारत के औपचारिक यंत्रों और तंत्रों जैसा कि प्रसार भारती है या दूरदर्शन है इत्यादि का उपयोग या दुरुपयोग करके पूरे देश को वक्तव्य पढ़ेंगे, भाषण देंगे। ये अचंभे की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। वहीं मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि मोहन भागवत का बयान एक न्यूज है। अगर दूरदर्शन ने दिखाया तो हुआ क्या? नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। सरसंघचालक जी का भाषण एक न्यूज वर्दी इवेंट है। लोग सुनना चाहते थे, करोड़ों लोग, और इसलिए दिखाया। दूरदर्शन ने तो अच्छा किया, बाकी चैनल्स दिखा रहे तो दूरदर्शन को कैसे प्रतिबंध कर सकते?
हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तर्जकार असद रजा साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय साहब और कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला साहब। आप दोनों का खैर मकदम है। गोपाल राय साहब, आप कैसे देखते हैं मोहन भागवत की दूरदर्शन पर तकरीर होती है, वो भी दशहरे की जो उनकी सालाना तकरीर है, वो उसको दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाता है और प्रकाश जावड़ेकर उसे डिफेंड करते हुए नजर आते हैं कि ये एक न्यूज है, न्यूज वर्दी इवेंट है, करोड़ों लोग देखना चाहते हैं, इसे दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना विचार रखता है और वो देश और समाज के हित में है, उसको दिखाने में किसी से बुराई नहीं है। लेकिन दूरदर्शन को लेकर के इसलिए लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि क्या अब से पहले हर दशहरा को संचालक अपनी बात रखते हैं? कांग्रेस की भी हुकूमत रही, भाजपा की भी हुकूमत रही, क्या इसके पहले क्यों नहीं प्रसारण किया गया? तो आज जो अचानक प्रसारण का फैसला लिया गया है, इसलिए लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है और उस चीज को लोगों के मन में ले जाने की कोशिश हुई जिस तरह संचालक मोदी जी से खुश हैं। और खास तौर से दूसरा बिंदु है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं। जी जी, आरएसएस सब लोग जान रहे हैं भाजपा के लिए प्रचार करने की तैयारी कर रही है। ऐसे समय में दूरदर्शन के द्वारा जी जी, इसको प्रचारित करना कहीं न कहीं मतदाताओं को एक प्रभावित करने की प्रक्रिया के अंदर आता है। जी जी, और इसलिए लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है। नहीं तो क्या किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के हेड को 1 घंटे तक लाइव दिखाया जाना चाहिए दूरदर्शन पर? ऑफिशियल कहीं ना कहीं से इसे चैनल माना जाता है सरकार का, क्योंकि मोहन भागवत किसी सरकारी पोजीशन पर नहीं है, किसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी पोजीशन पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो एतराज जताया जा रहा है, इस एंगल से आप क्या कहेंगे, इस पर्सपेक्टिव में? मैंने पहले ही कहा कि इसीलिए लोगों को एतराज है। अगर ये पहले से होता रहता तो एतराज नहीं होता, लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनी है और कहीं न कहीं ये लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि कहीं न कहीं आरएसएस इस सरकार को नियंत्रित कर रहा। जी जी, इसलिए पूरे सरकारी असले का उपयोग करने की तरफ आरएसएस आज बढ़ा है। जी जी जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। गोपाल राय साहब हमारे साथ, कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल। शहजाद पूनावाला साहब, आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपकी पार्टी बहुत अग्रेसिव होकर कोशिश कर रही है इसको क्रिटिसाइज करने की, लेकिन क्या जिस तरह से आपका क्रिटिसिज्म बहुत सारे मामलों पर आया है, पास्ट में भी माजी में भी, उसका कोई फायदा नजर नहीं आता है? देखिए, मैं गोपाल राय जी की बात से सहमत हूँ। यदि वाजपेयी जी के जमाने में ये हुआ होता, क्योंकि हर साल का प्रोग्राम होता है कि दशहरे पे ये स्पीच देते हैं, ना वाजपेयी जी के जमाने में हुआ, ना पिछले 10 सालों में हुआ, ना उससे पहले कभी हुआ। पर आज 4 महीने बाद मोदी जी की सरकार के आने के बाद इनको न्यूज आइटम लगने लगी है आरएसएस के सरसंघचालक की स्पीच। तो ये कहीं ना कहीं शक और शुबा पैदा करता है कि आरएसएस का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। और क्या अभी आगे हम बीएचपी और बजरंग दल का भी बयान सुनेंगे इस माध्यम से, ये भी एक लाजिब क्वेश्चन है कि क्या ऐसे भी होगा। पर मैं इसमें दूसरा एक पहलू लाना चाहता हूं जो आपके चैनलों को फॉलो करना चाहिए। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ने पेड न्यूज के बारे में काफी कुछ कहा है। क्या आज महाराष्ट्र में जहां पे चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, नागपुर में ये स्पीच होती है और पूरे देश भर में इसको बताया जाता है एक तरीके से सरकारी यंत्र का फायदा उठाते हुए, तो क्या कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस करके न्यूज डालने की कोशिश नहीं है? जी जी, क्या इसमें चुनाव आयोग को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? जी, क्या उम्मीद करते हैं, क्या चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कोई अपना रिएक्शन देगा या कोई कदम उठाना चाहिए सख्त इस सिलसिले में? मुझे लगता है कि इसमें 2 या 3 चीजें हो सकती है। पहले तो चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेकर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसी प्रतिक्रिया रही, किसने इसके निर्देश दिए, क्योंकि जिस प्रकार से आईएनबी मिनिस्टर भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये पूरी तरह से दिखता है कि सरकारी एक एजेंडा चलाया जा रहा है। दूसरा, आपको याद होगा कि पिछले महीनों की बात होती थी कि जवाहर सरकार और डीडी के आला अफसर ये कोसते रहते थे कि सरकारी नियंत्रण है हमारी स्वाधीन इंस्टीट्यूशंस पर, डीडी पर वगैरह वगैरह। आज जबकि ऐसा एक एजेंडा चलाया जा रहा है, तो ये लोग जो लोग स्वाधीनता की बात करते थे वो सारे चुप क्यों हैं और क्यों इसको घूट को पी रहे हैं? और तीसरी बात, अगर ये ना हो और आगे भी ऐसा मामला
होने की संभावना है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कोर्ट में PIL के जरिए भी जाने का रास्ता सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी यंत्र का। यानी आपकी पार्टी इस सिलसिले में सोच रही है कि कानून का दरवाजा भी, कानून का सहारा भी लिया जाना चाहिए, कानून का दरवाजा भी खटखटाया जाना चाहिए। आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? मोहन भागवत की तकरीर 1 घंटे तक दूरदर्शन पर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या और कोई मखलूत हुकूमत हो, हर सियासी पार्टियों ने या उनके महाजों ने दूरदर्शन का या रेडियो का जो सरकारी ज़राए अबलाग में शामिल हैं उनका इस्तेमाल किया है और कभी कभी गलत भी इस्तेमाल किया है। जी जी। इसी तरह चूंकि RSS BJP की एक मदर कंसर्न है, यानी RSS का बीजेपी जो है वो सियासी चेहरा है, तो इसलिए बिल्कुल ये फितरी बात थी कि वो RSS को उसकी हुकूमत आगे बढ़ाएगी और वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अब जबकि इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी कुछ दिनों के बाद, इसको इस तौर पर कैसे देखते हैं? अगर क्योंकि ये सवाल भी खड़ा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब वो वजीर आजम थे तब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत कहीं न कहीं से हिमायत के साथ NDA की हुकूमत ये थी, और इस मर्तबा जितनी सीट लाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है या बीजेपी की, NDA की हुकूमत है लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें लाकर खुद अक्सरियत में मौजूद है, तो क्या उस वजह से भी इन्होंने एक तरफा फैसला लेने की कोशिश की है? बिल्कुल, इसका एक सबब यह भी है कि अगर इसमें दीगर पार्टियां होती और वो उनकी पोजीशन भी अच्छी होती, जी जी, क्योंकि अब तो अक्सरियत हासिल है बीजेपी को, जी जी, उसे जरूरत ही नहीं NDA में शामिल दीगर पार्टियों की हिमायत की। और जो अब शामिल हैं पार्टियां, उनका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें दम है कि वो मुखालफत कर सके मोदी सरकार की। इसलिए ये अब RSS के सरबराह का जो तकरीर और एक लंबी तकरीर की पेश की गई दूरदर्शन पर, वो उसका सबब यही है कि बीजेपी को कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपोजिशन को बहरहाल जो ये इस वक्त आवाज उठा रहे हैं, और वो सही उठा रहे हैं कि इसका इलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है, और दूसरे ये कि चूंकि RSS के सरबराह किसी सरकारी ओहदे पर फायज नहीं है, सरकारी ओहदे पर फायज होते तो चाहे। आवाज तो उठ रही है गोपाल राय साहब, आवाज आप लोग भी उठा रहे हैं, दूसरी जमातें भी, दूसरी पार्टियां भी उठा रही हैं, कांग्रेस ने भी आवाज उठाई, लेकिन क्या सरकार के कान पर जूं तक रेंगने वाली है? क्योंकि सरकार बहुत कहीं ना कहीं से बीजेपी खुद मेजोरिटी में है, ये NDA की हुकूमत उस तरह से नहीं है, बीजेपी की भी हुकूमत है, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है शायद। गोपाल राय साहब, शहजाद पुनावाला साहब, यही सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा गोपाल राय साहब से। क्या लगता है, क्या बीजेपी इतनी मजबूत है इस वजह से उसने ये कदम उठाया? देखिए, ये जाहिर तौर से आप इसका मतलब ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक मेजोरिटेरियनिज्म एक छा रहा है देश में, क्योंकि हमारे पास 282 सीटें आ गई है, तो हम चाहे इन संस्थाओं के साथ, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसके साथ जैसा चाहे बर्ताव करेंगे, और सारी संस्थाओं को कमजोर करने की एक प्रक्रिया की जा रही। पर मुझे एक और पहलू जोड़ने दीजिए इसमें। RSS कहती है कि वो एक सांस्कृतिक संस्था है। आज अगर आपने बयान सुना होगा मोहन भागवत जी का, तो वो सरकार की बचाव और पेशकश कर रहे थे। तो क्या सांस्कृतिक संस्था का ये रोल होता है कि सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कह के उसकी एक प्रमोशन करें और इस स्पीच को बताया जाए DD जरिए? दूसरी बात ये होती है कि RSS का इतिहास क्या रहा है। गांधी जी की हत्या में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा, ये लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये वल्लभ भाई पटेल के लेटर में है। ये RSS ये संस्था है जिसने कभी स्वतंत्रता के संग्राम में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसी इतिहास वाली जो संस्था है, अगर इसको फोरम दिया जाएगा तो कल क्या खालिस्तानियों को भी दिया जाएगा? जी जी। और क्या बाकी के धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो जी, लेकिन जिस तरह की अपोजिशन की उम्मीद की जानी चाहिए, वो चूंकि ऑफिशियली अपोजिशन है नहीं, हम अगर पार्लियामेंट की भी बात करें, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? आप लोगों की आवाजें या उसका दबाव सरकार पर कितना पड़ पाएगा, या अब कानूनी चारागोई ही एक रास्ता बचता है? नहीं, देखिए, क्योंकि ये संस्थाओं का, देश की संस्थाओं की जो एक मर्यादा है, उसको बचाने का काम केवल पार्लियामेंट में नहीं, जो अलग संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है,
कोर्ट है, इनके ऊपर भी जिम्मा है। तो मैं तो चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसमें सुओ मोटो कार्रवाई करे। कैसे ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन करते हुए ये हुआ है, परंतु अगर ये नहीं होता और आगे भी ऐसी यानी चुनाव आयोग को कि इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी। गोपाल राय साहब जुड़ गए। गोपाल राय साहब, क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि मुल्क में अपोजिशन, आप भी आवाज उठा रहे हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस, तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बीजेपी खुद जितनी मजबूत है, मजबूत हुकूमत है, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? आखिर क्या रास्ता बनता है कि उन पर किसी तरह से दबाव बनाया जाए ताकि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना हो सके, जो आप लोगों का इल्जाम है? ये मुझे लगता है कि देखिए, सवाल इसका नहीं है कि असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि अगर कोई गलत परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है तो उस पर एक सही सवाल उठना जरूरी है। और हमें उम्मीद है कि ये सरकार जरूर सोचेगी कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये तीनों तीन चीजें हैं। जी। और निश्चित रूप से आरएसएस का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर के जो प्रश्न है, ऐसी स्थितियों में ये सरकार जरूर सोचेगी कि भाई किसी भी एक संगठन के लिए सत्ता का दुरुपयोग न हो। जी, यानी आवाज जरूर उठनी चाहिए, वॉइस ऑफ डिसेंट जरूरी है। असद रजा साहब स्टूडियो में मौजूद। असद रजा साहब, क्या वॉइस ऑफ डिसेंट यकीनी तौर पर उठना चाहिए, चाहे सरकार कितनी भी मजबूत हो? आवाज उसकी, अगर कोई गलत हो रहा है कुछ, तो उसके खिलाफ उठनी ही चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ आवाज उठने से क्या सरकार अपना सरकार पर कोई प्रेशर बनेगा, या कानूनी चारागोई भी कोई रास्ता बचता है? देखिए, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो मेरे ख्याल से कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन इसका जवाब जो है वो आवाम दे सकते हैं। अब जैसे दो जगह, दो रियासतों में इलेक्शन है, इसे आवाम, ये देखना यह है कि आवाम इसे मैसेज को जो आरएसएस के सरबराह ने दिया है उसे पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिवली, क्योंकि ये आवाम भी जानते हैं, राय दहिंदगान भी जानते हैं कि किसी गैर सरकारी ओहदेदार को या किसी गैर सरकारी तंजीम के सरबराह को 1 घंटे तक का वक्त देना दूरदर्शन पर, ये किसी भी लिहाज से जमहूरी असूलों के मुनाफी है। जी, तो उसका रिएक्शन अगर आवाम की तरफ से आएगा तो मैं समझता हूं वो ज्यादा कारगर होगा। अपोजिशन का तो मामला जहां तक है तो वो अपोजिशन तो अपोज करना ही काम है, उसका अपोज करेगा। जी, यानी आवाम कैसे रिएक्ट करती है, इसका क्या जवाब देते हैं इलेक्शन में, वो ये इस पर वो करेगा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो इसका मतलब है इसका उन्होंने खैर मकदम किया है, लेकिन अगर वहां ये इसका आवाम मनफी लिहाज से इसे लेते हैं जो सरबराह के तक की तकरीर को, तो इसका मतलब यह है कि आवाम ने इसे नापसंद नहीं किया। आवाम का रिएक्शन जरूरी है कि आवाम इसे किस तरह से लेती है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां अपने अपने हिसाब से कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं, अपोज भी कर रही हैं, और कुछ पार्टियां कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने की भी बात कर रही हैं। चूंकि वक्त की कमी है, ब्रेक का वक्त हो गया है। गोपाल राय साहब और शहजाद पूनावाला साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद रजा साहब, हम आपका भी शुक्रिया करेंगे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया खालिद साहब। हालात हादरा में ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हज के तमाम अरकान किस तरह से कैसे अदा किए जाने चाहिए, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ ला रहे हैं खुद हज किए हुए हमारे सीनियर सहाफी शकील अहमद साहब। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और हज कर चुके हम हज पर बातचीत कर रहे हैं, सीनियर सहाफी शकील अहमद साहब, और हमारे मुआविन भी हैं शकील अहमद साहब। आपका खैर मकदम है शकील अहमद साहब आलमी सभा स्टूडियो में। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। तमाम दुनिया से आए 30 लाख से ज्यादा आदमीन हज इस अहम फरीज़े के लिए मैदान अरफात में जमा हुए।
इस दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती रहीं। शुरकाए हज ने ज़ुहर और असर की नमाजें यहीं मस्जिद नमरा में एक साथ अदा की और खुतबे हज समाअत किया। गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, जहां से मगरिब और इशा की नमाज बैक वक्त अदा होती है। मुज़दलिफ़ा में आज़मीन खुले आसमान के नीचे पूरी रात क़याम करते हैं। रवां साल हिंदुस्तान से तकरीबन 1,36,000 आज़मीन हज के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि दुनिया भर के 150 से ज्यादा ममालिक के तकरीबन 30 लाख फर्जंदान तौहीदी सहम फरीज़े को अदा करने यहाँ आए हैं। सऊदी अरब हुकूमत ने अय्याम हज के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। इसके अलावा इबोला बीमारी के पेश नज़र खुसूसी एहतियात बरती जा रही हैं। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं शकील अहमद साहब। शकील अहमद साहब, आप खुद हज कर चुके हैं, तमाम अरकान से आप बखूबी वाकिफ हैं। अरफात में क़याम यानी वक़ूफ़ अरफा जो हज का अहम रुकन है, बल्कि सबसे बगैर उसके हज नहीं पूरा होता, उसके बाद अरफात से निकलने के बाद क्या क्या मरहले हैं, हम जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए आपसे। देखिए, आज जिस तरह से वक़ूफ़ अरफा का दिन था, अरफात में क़याम का दिन था और अरफात के मैदान में ही ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की गई। जी जी। जो मुफ्ती आज़म है उन्होंने वहां पर नमाज अदा कराई। उसके बाद लोग दुआओं में लग गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त रहता है ज़ोहर के बाद, जब 1 से 1:30 बजे के बीच नमाज अदा की जाती है और उसके बाद मुसलसल लोग दुआओं में लगे रहते थे, अल्लाह से खताएं माफ कराते हैं और उसके बाद जैसे ही सूरज गुरूब होने वाला होता है 2-3 मिनट पहले बस वहां से निकल चलते हैं और पहुंचते हैं मुज़दलिफ़ा के मैदान में। यहाँ पर खुले आसमान में जो है यहाँ पर कोई किसी तरह का टेंट का इंतजाम नहीं होता और ये इस्लामी लिहाज से बिल्कुल जरूरी है कि आसमान नहीं होना चाहिए, आसमान के नीचे ही लोगों को जो है सोना है। और वहां पर पहुंचने के बाद मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाती है और सुबह तक क़याम वहां पर करना जरूरी होता है। यानी फजर तक वहां क़याम होता है। जी, फजर तक वहां पर क़याम करना लाजमी है। फजर की नमाज जो है वहां पर अदा नहीं की जाती। फजर की नमाज मिना में जब रास्ते में वहां वकूफ उसकी हुदूद से बाहर निकलने के बाद फजर की नमाज अदा की जाती है और उसके बाद हिंदुस्तान के लोग जवाल के बाद जो है कंकरी मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मसालिक के हिसाब से हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो शुरू में बिल्कुल फजर के फौरन बाद नहीं जाते और जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, चाहे वो मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें, तो वो फौरन यहाँ से जब मुज़दलिफ़ा से निकलते हैं और मिना जैसे पहुंचते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले जो है जो बड़ा शैतान है जिसको पहले दिन कंकरी मारी जाती है उस तक पहुंच जाएं। और हिंदुस्तान के लोग जब वक्त ज़वाल जैसे ही शुरू होता है पहले दिन की जो कंकरियां हैं उसके बाद जो है मारने के लिए निकलते हैं और उसके बाद कल यानी 10 ज़िलहिज्जा को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी होती है। कुर्बानी होने के बाद जो है हल्क किया जाते हैं, यानी बाल मुंडवाते हैं और ख्वातीन जो है थोड़ी सी लट। तो ये कुर्बानी जो होती है वो क्या मिना में ही होती है या कहीं और कुर्बानी का की जाती है? देखिए, कुर्बानी के कई तरह के इंतजामात हैं। एक तो जो वहां पर बैंक है, गवर्नमेंट का एक बैंक है, उसके जरिए इंतजामात किए जाते हैं। वो हज से पहले ही मक्का में जगह जगह ऐलान होता है, काउंटर्स उनके बने होते हैं, हाजी जाते हैं वहां पर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं जो उन्होंने एक फिक्स किया होता है। हर साल एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रियाल फिक्स कर दिए जाते हैं कि इतने में कुर्बानी होगी और उनको एक मुकर्ररा वक्त दे दिया जाता है कि इस वक्त तक आपकी कुर्बानी हो जाएगी, ताकि वो अपने जो एहराम की हालत में है उससे जो है आजाद हो पाए। उसके अलावा मिना में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर हाउस बना हुआ है, वहां हाजी खुद जाकर के, अगर उसकी हैसियत है, इस्तिताअत है कि वो इतना चल पाए, काफी दूर है जाकर के, तो वो खुद जाते हैं और वहां पर अपना जानवर पसंद करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं और उसके बाद गोश्त अगर उसका लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और वो जो इंतजाम है बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है और उसका जो तीसरा जो हिस्सा होता है वो इतना टनों के हिसाब से होता है और वो जो गरीब ममालिक है वहां पर वो गोश्त भेजा जाता है। जी, तो कुर्बानी के बाद क्या फिर क्या होता है, कौन से अरकान होते हैं जो बचे हुए होते हैं हज मुकम्मल होने के लिए? देखिए, कुर्बानी के बाद हल्क, जिस तरह से मैंने कहा कि बाल कटवाने होते हैं और बाल कटवाने के बाद एहराम की जो वाजिबात हैं उससे हम पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। जो हमारे ऊपर एहराम जब बांधा जाता है 7 ज़िलहिज्जा को,
اس کے بعد کافی چیزیں ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ناخن نہیں کاٹ سکتے، کوئی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، سر نہیں ڈھک سکتے، تو ان ساری چیزوں سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں ان کو پہنتا ہے، اور اس کے بعد 3 دن کا وقت ہوتا ہے کہ اس کے دوران حج جو طواف زیارہ ہے اور سعی ہے، صفا اور مروہ کے جو چکر لگانے ہوتے ہیں وہ بھی ایک حج کا رکن ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 11 اور 12 تاریخ کو شیطانوں کو کنکری مارنا ہوتا ہے۔ یعنی حلق کے بعد لوگ طواف کرتے ہیں، یعنی احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کعبے کا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد سعی ہوتی ہے، سعی کے بعد پھر سے کیا شیطان کو کنکری مارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل، کافی لوگ ایسے ہیں جو پہلے ہی دن جو ہے طواف کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو دوسرے یا تیسرے دن جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ تینوں دن کی جو ہے کسی بھی دن جو ہے طواف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد 2 دن جو بچتے ہیں 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کے دوران صرف ایک ہی کام رہتا ہے، شیطانوں کو کنکری مارنا۔ کافی تعداد میں ہندوستانی تو پھر لوگ وہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ وہ اپنے جو خیمے ہیں اس کے اندر قیام کرتے ہیں 11 اور 12 تاریخ کو۔ 12 تاریخ یعنی تقریباً 5 دن کا یہ جو انتظام ہے وہ مینا کے اندر ٹینٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک رات جو ہے مزدلفہ میں گزرتی ہے اور ایک دن جو ہے عرفات کے میدان میں گزرتا ہے، اور باقی 3 دن جو ہیں وہ مینا میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں اس میں جو ہے گزارتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دن کے اندر جو ہے وہاں مینا میں ٹھہرا جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمروں پر صبح کو کنکری مارنے کے بعد کنکری مارتے ہوئے شیطانوں کو، کیونکہ جو مینا اور جو مکہ کا علاقہ ہے اس کے بالکل سینٹر میں جو ہے جمرات پڑتے ہیں، تو لوگ کوشش جو خاص طور سے جو ینگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مینا سے اپنے ٹینٹ سے صبح نکلتے ہیں، کنکری مارتے ہیں اور اس کے بعد مکہ چلے جاتے ہیں، دن بھر وہیں پر رہتے ہیں، اور مغرب سے پہلے تو کیا ایسا ہے کہ حلق کے بعد قربانی ہوئی، حلق کے بعد اس کے بعد لوگوں نے کعبہ کا طواف کیا، پھر مینا چلے گئے اور تب کنکری ماری؟ ایسا بھی کچھ سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو پہلے دن کی جو کنکری مارنے کا سلسلہ ہے وہ پہلے جمرات جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی جو ہے احرام کے جو لوازمات ہیں اس سے الگ ہو سکتا ہے۔ جو احرام کی جو اس کے اوپر احرام باندھنے کے بعد جو اس کے اوپر جو واجب ہو جاتی ہیں اس سے آزاد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے بڑے شیطان کو جو 10 ذی الحجہ ہے اس کو کنکری ماری جائے، اور اس کے بعد جو 2 دن بچتے ہیں 11 اور 12 تاریخ کو، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے چاہیں تو طواف زیارہ کر لیں، اور چاہیں تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ جی، یعنی تب 11-12 کے بعد پھر حج مکمل ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر اس کے بعد واپسی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کی؟ بالکل، ہندوستان سے جتنے بھی حاجی دلی کی اگر ہم بات کریں، دلی کو پہلی فلائٹ جو ہے 11 تاریخ کو یہاں آ رہی ہے، 11 اکتوبر کو پہلی فلائٹ دلی پہنچ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آج 3 تاریخ ہے اور 4 اور 5 کو جو ہے حج ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے فلائٹوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جائے گا، اور سب کا اس میں ایک اور جو ضروری چیز ہے حج میں وہ ہے طواف وداع، یعنی طواف زیارہ ایک ضروری ہے، اس کے بعد طواف وداع، یعنی جب ہم ودا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک حج کا رکن ہے، وہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بنا جو ہے حج پورا نہیں ہوتا۔ جی، یعنی لوگ اپنا سفر کی واپسی کا سلسلہ جب شروع کرتے ہیں اس سے پہلے طواف وداع کرتے ہیں، وہ بھی حج کا اہم رکن ہے، اس کے بعد اپنا سامان سفر باندھتے ہوئے اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ شکیل احمد صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حج کے سلسلے میں تمام ارکان کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی۔ آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samaylive.com۔ فی الحال خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔